फैक्टर्स इफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। पहला फैक्टर, इनमें हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर साइज, वो होगा मॉलिक्यूलर साइज। और रिमेंबर, जितना एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उसमें स्ट्रॉन्ग होंगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लें। अगर हम देखें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, जब हम इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो मींस कि हीलियम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और नीचे ज़ीनॉन रेडॉन तक पहुंचेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। अब ये इसलिए होती हैं कि हीलियम की जो पोलराइजेशन है वो कम है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देख लें दैट इज़ 2। तो मींस के हीलियम के जो न्यूक्लियस पोलर ये बनेगा डाइपोल, तो इधर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। साथ में इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अब ये इंटरेक्शन बन रही हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे बन रही है। इसी तरह अगर हम सपोज करें आर्गॉन या क्रिप्टॉन को ले लें, तो क्रिप्टॉन में अब ये होगा कि क्रिप्टॉन हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 36, सॉरी इट्स 32। तो अब यहाँ पे इसके जो डाइपोल बनेंगे तो एक मॉलिक्यूल जिसमें हैविंग 32 पॉजिटिव चार्जेस एंड 32 नेगेटिव चार्जेस, इसके साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसमें 32 नेगेटिव चार्जेस एंड 32 पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पर भी वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो यहाँ पे हीलियम के केस में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मीन कि ये वीक अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे 32 पॉजिटिव और 32 नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर साइज जब बढ़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा पोलराइजेशन की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। इसी तरह से हम एग्जाम्पल हैलोजेंस का ले सकते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब हम देखते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, ब्रोमीन आपको लिक्विड मिलेगा और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग देन लिक्विड और लिक्विड में स्ट्रॉन्ग देन गैसेस। तो इस वजह से आयोडीन रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हो गया है, क्योंकि उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस। फ्लोरीन के छोटे एटम मिले हुए हैं, क्लोरीन बढ़ गए हैं, ब्रोमीन उससे ज़्यादा साइज़ वाले हैं और आयोडीन सबसे ज़्यादा साइज़ वाले। और साथ में एटॉमिक नंबर भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो आयोडीन में मोर पोलराइजेशन होगी और फ्लोरीन में कम पोलराइजेशन होगी। तो इस तरह से इनका जब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरीन, लेस बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रोमीन एंड लेस बॉइलिंग पॉइंट देन आयोडीन, यानी आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये मॉलिक्यूलर साइज़। इसी तरह से इसी मॉलिक्यूलर साइज़ को नंबर ऑफ एटम से भी आप वो कर सकते हो। तो अगला फैक्टर
आप ये लिखें कि नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर साइज़ भी साथ में बढ़ेगा जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो, अल्केन्स। अल्केन्स, दे आर अल्केन्स। अगर हम इन अल्केन्स में देखें तो इनका जर्नल फार्मूला CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms। अगर हम इसमें कार्बन 1 लगा दें तो ये हो जाएगा C1, और इस तरह से ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट H4। इसी तरह से कार्बन 2 हो जाए तो ये हो जाएगा H6। तो अब अल्केन्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to number of carbon atoms। जितने कार्बन एटम्स बढ़ते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और हमें रूम टेम्परेचर पे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक अल्केन्स जो हैं वो गैसेस मिलेंगे। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो हैं दे आर लिक्विड्स, और कार्बन 18 के बियॉन्ड जितने भी हैं दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। तो अब अगर हम देख लें जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो स्टेट भी चेंज हो रहा है। गैसेस से लिक्विड हो गए हैं और फिर लिक्विड से सॉलिड हो गए हैं, और नॉन पोलर हैं, सिर्फ इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो इस वजह से जितने हम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते हैं तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उस कंपाउंड में बढ़ती हैं। सो लंदन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। एक ये फैक्टर हुआ। तीसरा फैक्टर हमें मिलेगा दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल को हम अपनी स्टडी के लिए 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक कैटेगरी हो गई रेगुलर शेप्स, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल, और दूसरी हो गई इर्रेगुलर शेप। अच्छा, अब रेगुलर शेप को हम यूं समझेंगे कि जिसमें रेगुलर शेप में मॉलिक्यूल्स कैन कम क्लोज टुगेदर, जिसमें मॉलिक्यूल करीब तर आ सकते हों तो वो रेगुलर शेप होगा। और इर्रेगुलर शेप, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कम टू क्लोज, और जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब नहीं आ सकते तो वो हो जाएगा इर्रेगुलर शेप। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट के जो तो रेगुलर शेप में मॉलिक्यूल कैन कम क्लोज टुगेदर, इसका क्या होगा कि यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो होंगी स्ट्रॉन्ग, और इर्रेगुलर शेप में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो जाएंगी वीक,
क्योंकि हमने इनको एक नाम दिया था शॉर्ट रेंज फोर्सेस, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज पे इफ़ेक्टिव होती हैं। तो अगर मालिक्यूल का रेगुलर शेप है तो 2 मालिक्यूल 3 मालिक्यूल करीब आ पाएंगे तो लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और अगर उसका इरेगुलर शेप है तो लंदन फोर्सेस वीक होती जाएंगी। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं, दैट इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10, इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक है आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन, दोनों में फ़र्क ये होगा कि आइसोब्यूटेन में कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होती है, CH3 CH CH3 और सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल या एक ब्रांच, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को आइसो कहा जाता है। N के बिल्कुल अनब्रांच चेन हो, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो ये N ब्यूटेन हुआ। अब जब हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, और जो N ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो अब अगर हम इसके पीछे रीज़न देखें तो वो ये है कि N ब्यूटेन रेगुलर शेप वाला है, तो अगला मालिक्यूल अगर इसके करीब आएगा तो वो ज़्यादा करीब आ सकता है, और ये जो आइसोब्यूटेन है तो ये इर्रेगुलर शेप वाला है, अगला मालिक्यूल इसके करीब नहीं आ पाएगा, तो लंदन फोर्सेस उसमें वीक होंगी। यानी अगर हम इसको यूँ बना दें, ये आइसोब्यूटेन हुआ और इसके करीब इसका अगला मालिक्यूल अगर आ रहा है तो उसको भी हम यूँ बना देते हैं इस फॉर्म में, और N ब्यूटेन ये हुआ और अगला मालिक्यूल इसका इसके सामने। अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन सकती हैं, यहाँ पे बन सकती हैं, लेकिन दूर हैं तो बहुत ही वीक बनेंगी, और यहाँ पे जो है काफ़ी जगहों में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन सकती हैं और स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि दोनों मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो ये था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसी से रिलेटेड अगर हमसे अब ये पूछा जाए कि N पेंटेन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। तो N पेंटेन स्ट्रेट चेन का होता है। चले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आप फिर देख लें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा। CH3 CH2 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 एंड CH3। आइसोपेंटेन में हमें मिलेगा कि 4 कार्बन का चेन होगा, CH और CH2 एंड CH3 और यहाँ पे एक CH3। और नियोपेंटेन में अब 3 कार्बन का चेन होगा, और जो दरमियान वाला कार्बन है इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद होंगे। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो आर्डर इसका हमें ये मिलेगा कि जो N पेंटेन है इट हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन नियोपेंटेन। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिक्रीज़ होती जाएंगी।
तो हम अपना ये लिख सकते हैं कि ब्रांचिंग अगर हो रही है उस कंपाउंड में तो ब्रांचिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं तो वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कम ब्रांचेज़ हैं या कोई ब्रांच नहीं है तो स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और नतीजतन जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये था शेप ऑफ मॉलिक्यूल कि वो कैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफ़ेक्ट करता है। तो इनकी इफेक्टर्स को देखते हुए जितनी भी आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनको हम स्टडी कर पाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा।